ऐसे होता ना, ऐसे फटाक से समझने में आएंगे। तो SGLT मतलब सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये काम कैसे करता है, कहाँ लगा हुआ होता है, कौन सी लोकेशंस पर होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और अब डिले नहीं करते, देखो इधर। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर, तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का ग्लूकोज माइक्रोविलाय यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इंटेस्टाइन में लगे हुए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का ग्लूकोज तो वही चूस के ले जाते हैं। यही होता है ना कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम एक स्ट्रक्चर होता है इन इंटेस्टाइन के ऊपर, जिनको हम नाम देते हैं यानी इंटेस्टाइनल सेल्स के ऊपर, जिनको हम माइक्रोविलाय नाम देते हैं। और ये जो माइक्रोविलाय होती हैं ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर लगी हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड पोर्टल सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। लेकिन थोड़े अमाउंट का ग्लूकोज इन माइक्रोविलाय से बच जाता है, जिसको ये माइक्रोविलाय एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो अब क्या होगा, क्या वो ग्लूकोज वेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा मैकेनिज्म होगा जिससे उस बचे हुए ग्लूकोज को भी होस्ट की बॉडी या इंडिविजुअल की जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करके मानेंगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है कि जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो बाद में SGLT आते हैं, और उस SGLT की हेल्प से बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर ग्लूकोज इंडिविजुअल की बॉडी से ऐसे ही निकलता जाएगा, ऐसे ही एक्सक्रीट होता जाएगा, तो वहां पर एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इस एनर्जी के लॉस को रोकने के लिए बाकी का जो बचा कुचा ग्लूकोज होता है, जिसे ये माइक्रोविलाय जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस बचे हुए ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का जिम्मा उठाता है ये सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो होता क्या है, ये नाम तो आ गया कि भाई SGLT काम करेंगे, पर SGLT काम क्या करेंगे, कौन सी बला है ये SGLT, कैसे कैसे कहां कहां इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल या इंटेस्टाइन के किन सेल्स के ऊपर और किस पोर्शन में ये लगे हुए होते हैं, वो डिस्कस कर लें। तो होता क्या है कि ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इनके एपिकल सरफेस पर, और एपिकल सरफेस कौन सा पोर्शन होता है, जो ल्यूमन वाली साइड को फेस कर रहा होता है। यानी मान लो कि ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, और ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के इधर साइड में ल्यूमन है इंटेस्टाइन का। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी जो ल्यूमन को फेस कर रही होगी, ल्यूमन की तरफ मुंह करके खड़ी है, ये वाली मेम्ब्रेन होगी एपिकल मेम्ब्रेन। और इसके अपोजिट जो मेम्ब्रेन होगी जो बेसल लमाइना की तरफ है, जो ब्लड पोर्टल सिस्टम की तरफ जाती है, वो मेम्ब्रेन कहलाएगी इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अभी चित्र बनाएंगे और क्लियर होगा। फिलहाल ये इतनी जो कथा लिख ली है इसको तो सम अप कर लो।
तो होता क्या है कि ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल का जो एपिकल सरफेस होता है, इसी पर ये SGLT लगे हुए होते हैं, जिन्होंने बाकी के रेसिडुअल ग्लूकोज को उठाने का, एब्जॉर्ब करने का जिम्मा उठाया था। तो पता चल गया कहाँ लगे हुए होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की एपिकल मेम्ब्रेन जो होती है, जो ल्यूमन को फेस करके खड़ी हुई होती है, उसके सरफेस पर ये SGLT लगा हुआ होता है। पल्ले पड़ गई। अब आगे मैंने एक और बात बताई कि ये तो हो गई एपिकल मेम्ब्रेन। दूसरी साइड में एक और मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, यानी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, जो बेसल लमाइना की तरफ है। तो ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर और दो ट्रांसपोर्टर और एक, यानी दो ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें एक पंप होता है और दूसरा होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, वही परमीएज, वही नाव जो ग्लूकोज को बिठा करके दूसरी साइड में छोड़ करके आएगी। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो होती है इसी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की, उसके ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है और GLUT2 नाम का ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है। और GLUT2 ट्रांसपोर्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये जो GLUT2 ट्रांसपोर्टर है ये बाय डायरेक्शनल होता है। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर और इस इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो GLUT2 होता है सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, यानी कि लॉयल नहीं है, ये गैलेक्टोज को, फ्रक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए यहां पर इतना ही समझो, क्योंकि हम लोग SGLT डिस्कस कर रहे हैं, तो SGLT से ही अपना जो काम है वो सीमित रखो। और यहां पर क्या है कि जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगी इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की, उसके ऊपर एक तो सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है, यानी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कितने आयन को इफ्लक्स करता है, कितने को इनफ्लक्स करता है, कौन से आयंस को इफ्लक्स करता है, कौन से का इनफ्लक्स करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, यानी कि उसके डाउन रेगुलेटर्स क्या हैं, अप रेगुलेटर्स क्या हैं। आयनोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, जैसे उआबेन, जैसे डिजिटॉक्सिन। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये किस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वाले वीडियोस चेक नहीं किए हैं, जा करके चेक कर लो। आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यानी कि ऐसे समझ लो कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इनके बीच में टाइट जंक्शंस लगे हुए होते हैं। और वो जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक आयंस को ही मूव करने देते हैं, अपने से क्रॉस करने देते हैं। यानी कि जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उनका मूवमेंट हो गया पैरासेलुलर मूवमेंट। लेकिन ग्लूकोज कभी भी पैरासेलुलर मूवमेंट नहीं कर पाता है। पैरासेलुलर मूवमेंट का मतलब है कि टाइट जंक्शंस के अंदर पैरासेलुलर पोर्स होंगे, छेद होंगे,
तो ग्लूकोज इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और दूसरी बात ये टाइट जंक्शंस के लिए उस ग्लूकोज की परमिएबिलिटी भी नहीं होती है, तो ये टाइट जंक्शंस उस ग्लूकोज को अपने से क्रॉस होकर नहीं जाने देते। सिर्फ किसको क्रॉस होने देते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस को क्रॉस होने देते हैं। तो एक बात आप लोगों को समझने में आ गई होगी कि जो इनऑर्गेनिक आयंस होंगे उनका मूवमेंट पैरासेल्युलर होता है, लेकिन ग्लूकोज का मूवमेंट इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर होकर के जाता है। तो ग्लूकोज का जो मूवमेंट होता है वो ट्रांससेल्युलर होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर घुसेगा देन बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या है, यह समझने के लिए हम लोग चित्र बना लेते हैं जल्दी से। तो चलो आगे की कथा तभी समझ में आएगी। तो मान लो कि ये है हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, और इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के साइड में और भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल लगी हुई हैं। तो ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, इसकी एक साइड में ल्यूमन भरा हुआ होता है, और ये जो ल्यूमन होता है, इस ल्यूमन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, और यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि दो इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। आगे इतनी बात समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इस ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होती है। तो यह है ल्यूमन। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि ल्यूमन की साइड जो मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की, उस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं क्या? एपिकल मेम्ब्रेन। तो यह हो गई हमारी एपिकल मेम्ब्रेन। और इधर साइड यानी दूसरी साइड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के मेम्ब्रेन पे, यानी दूसरी साइड जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम नाम देते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, जो एपिकल मेम्ब्रेन के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। तो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे कि इस एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है SGLT। अभी देखा था ना। तो एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर ये है हमारा SGLT। और एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर एक तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, और एक ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर भी लगा हुआ होता है, और वो कौन सा ट्रांसपोर्टर था? वो था GLUT2। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ल्यूमन के अंदर ऑलरेडी सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। तो होता क्या है, ये SGLT काम कैसे करता है? काम ये ऐसे करता है कि ये जो SGLT होता है, ये सोडियम आयंस का इनफ्लक्स कराता है इस ल्यूमन से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। और क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल,
तो जो हमारा सोडियम का मूवमेंट होगा वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि ल्यूमन के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दिस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। तो यहां पर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि सारा का सारा माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब करके इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर ही भर दी है। तो बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसको और अंदर लाना है, तो अब वो काम कर रहा है ये SGLT। तो होगा क्या कि ये जो सोडियम आयन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है ये एनर्जी को जेनरेट करेगा और उस एनर्जी को ये SGLT यूज करेगा और यूज करने के बाद इस ग्लूकोज को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर ले आएगा। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि SGLT को यूज करके सोडियम आयंस अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और उस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाले मूवमेंट से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ये SGLT यूज करता है ग्लूकोज को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर भरने के लिए। अब क्या होगा? तो अभी चित्र पूरा नहीं हुआ है, आगे बना लो, अब बन जाएगा। अपने पास स्पेस हो गए हैं। एक और पॉइंट मिस कर दिए और वो क्या था कि ये जो दो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनके बीच में टाइट जंक्शंस लगे हुए होते हैं जिनकी परमिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक आयंस के लिए होती है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइट जंक्शंस हैं इनके अंदर इनके बीच में पैरासेलुलर पोर्स लगे हुए होते हैं, तो वो पैरासेलुलर पोर्स हमारे इनऑर्गेनिक आयंस को ही सिर्फ क्रॉस करने देते हैं इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के बीच में से। और एक और चीज जो हमें यहां पर ड्रॉ कर लेनी चाहिए वो ये है कि इधर की साइड में जिधर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगी उधर ब्लड पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा वो देख लो। और बेसल लमाइना रह गया, तो ये वाला पोर्शन जो होता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और ब्लड पोर्टल सिस्टम की मेम्ब्रेन के बीच में ये हमारा बेसल लमाइना होता है। अब देखो तो आगे क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज यहां आकर के भर गया है, वहां से जो बचा हुआ ग्लूकोज था उसको ये SGLT इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर भर दिया है। तो अब ये ग्लूकोज इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में भरने के लिए तो वहां से नहीं लाया गया था, इसको ब्लड पोर्टल सिस्टम यानी यहां पर पहुंचाना है। तो पहुंचता कैसे है? तो जो ग्लूकोज होगा वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से ब्लड पोर्टल सिस्टम में मूव होता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर नेम ग्लूट। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। क्यों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? अब तो कोई दुविधा नहीं हो रही होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए क्योंकि ये जो हमारा ग्लूट है ये कैरियर की तरह काम कर रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पहले चैनल्स और दूसरे कैरियर्स। तो क्योंकि यहां पर कैरियर की हेल्प से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब एक और चीज दिख रही होगी कि भाई SGLT का भी काम दिख गया, GLUT2 का भी काम दिख गया, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर कर क्या रहा है? तो ये क्या कर रहा है? बता रहे हैं। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर क्या कर रहा होगा वो देखो। हम लोगों ने देखा था कि ल्यूमन के अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जो SGLT है ये SGLT ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम आयंस को भी भरता हुआ चला जाता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर भी सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अब इसको बाहर निकाल के फेंको, क्योंकि सोडियम को अंदर घुसाने का काम ये SGLT सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था, क्योंकि यहां से एनर्जी जनरेट होकर के मिल रही थी इस SGLT को, ताकि ये ग्लूकोज को लेकर के आ सके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका काम खत्म, और जब काम खत्म तो निकाल करके फेंको, वरना अंदर गड़बड़ कर देगा। तो होता क्या है कि ये जो सोडियम आयंस होते हैं इन सोडियम आयंस को निकाल करके बाहर फेंकता है ये सोडियम पोटेशियम पंप, और अंदर भेज देता है इसके बदले में 2 पोटेशियम के आयंस। तो इसी तरीके से जो अंदर आयन का बैलेंस है ये सोडियम पोटेशियम पंप करता रहता है, लेकिन बेसल लमाइना के अंदर भी ये सोडियम आयन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहे, ये बात इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल को भी पसंद नहीं आएगी और ना ही इंटेस्टाइन को पसंद आएगी। और इसीलिए इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के बीच में ये टाइट जंक्शंस लगे हुए होते हैं, और ये टाइट जंक्शंस के अंदर पैरासेलुलर पोर्स होते हैं, जिनमें से होते हुए ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये वापस अपने ल्यूमन वाली साइड पहुंच जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर 2 चीजें और लिख लो कि जो ग्लूकोज है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांससेलुलर होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से होते हुए आएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक आयंस ट्रांससेलुलर तो मूव करते ही हैं, लेकिन उनका मूवमेंट पैरासेलुलर भी होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास कुछ पैरासेलुलर पोर्स प्रेजेंट होते हैं टाइट जंक्शंस के पास। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो SGLT है यानी सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट्स वाली सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि ये जो SGLT है ये 2 लोकेशन पर लगा हुआ होता है, पहली हमारी किडनी और दूसरी होती है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर एंटेरोसाइट्स जो होती हैं उनके ऊपर ये SGLT लगा हुआ होता है, और अगर किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं और उन नेफ्रॉन के अंदर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होता है यानी PCT वाला पोर्शन होता है, उस PCT वाले पोर्शन में ये SGLT ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, और वहां पर भी ये वही काम करता है जो यहां कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन।
एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर, यानी कि किडनी के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि किडनी के अंदर क्या होता है कि बाकी की चीजें ऐसे ही काम करती हैं, बस ये जो ल्यूमन होता है इसकी जगह प्लाज्मा आ जाता है। यानी किडनी के केस में सिर्फ ल्यूमन रिप्लेस कर दिया जाता है प्लाज्मा से, बाकी की चीजें सेम रहती हैं। तो होता क्या है कि अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब SGLT जो ट्रांसपोर्टर है वो किडनी के अंदर सैचुरेशन वाली फेज में पहुंच जाता है, और जब ये सैचुरेट हो जाता है तो ये फर्दर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं भेजेगा। इसका मतलब है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ये एब्जॉर्प्शन नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का ग्लूकोज यूरिन के थ्रो शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ग्लूकोसूरिया। ठीक है, तो इसमें ना पहले मुझे ये बताओ कि अगर किसी को डायबिटीज हो रखी है तो क्या हम SGLT के इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं उस डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए? सोचो और कमेंट्स में मेरे को रिप्लाई करो। अब एक और चीज रह जाती है जो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है, वो इधर देखो कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनमें आप लोगों ने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे यूनिपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। तो ये इतने सारे पोर्टर्स हैं क्या? अलग अलग पोर्टर अलग अलग तरीके से काम करता होगा। काम कैसे करता है वो देख लो। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। कैसे? कि जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। पहला यूनिपोर्टर। तो यूनि का मतलब है एक, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्टर जो सिर्फ एक सॉल्यूट को या एक आयन को ही ट्रांसपोर्ट करे एक बार में, उस ट्रांसपोर्टर को हम नाम देते हैं यूनिपोर्टर। तो ये यूनिपोर्टर क्या करता है, ये सिर्फ एक तरीके के आयन या सॉल्यूट को एक बार में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वन आयन या सॉल्यूट। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे ग्लूट भाई साहब इस कैटेगरी के अंदर रख दिए जाते हैं, यूनिपोर्टर वाली कैटेगरी के अंदर रख दिए जाते हैं। यानी सिर्फ वन टाइप ऑफ आयन या सॉल्यूट को ये एक बार में ट्रांसपोर्ट करता है, उस तरीके के ट्रांसपोर्टर को हम यूनिपोर्टर नाम देते हैं। तो इसी के बेसिस पर एक दूसरी कैटेगरी भी आ जाती है जिसका नाम है को ट्रांसपोर्टर। और जो को ट्रांसपोर्टर होता है उसमें एक तरीके का आयन या सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसमें कपल्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दूसरी कैटेगरी है को ट्रांसपोर्टर्स। और जो को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक सेकेंड रुको,
थांबा, रुक जाओ भाई। देखो यहां पर एक बार में सिर्फ एक तरीके का या तो आयन ट्रांसपोर्ट होगा या कोई सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करा लो, लेकिन जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, को मतलब यहां पर कपल्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक टाइम में या तो दो अलग अलग तरीके के आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, या फिर ऐसे भी होता है कुछ केसेस में कि एक आयन और एक सल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। तो ये जो को ट्रांसपोर्टर्स हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। किस बेसिस पर कि जो दो तरीके के आयंस या फिर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स, एक आयन एक सॉल्यूट हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अगर ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो उस तरीके के को ट्रांसपोर्टर को क्या बोलेंगे, और अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस तरीके के को ट्रांसपोर्टर को क्या बोलेंगे। तो फर्दर ये दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है। पहला कहलाता है हमारा सिम्पोर्टर और दूसरा होता है एंटीपोर्टर, यानी पोर्टर ही पोर्टर। तो सिम्पोर्टर के अंदर ये जो दो आयंस हैं, दो तरीके के आयंस हैं या फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक आयन एक सल्यूट, ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिम मतलब सेम से कोरिलेट कर लो, और एंटी का मतलब तो पता ही है, ऑपोजिट। तो यहां पर जो हमारे आयंस होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ चीजें कोरिलेट होंगी, इसलिए ये पता कर लेना जरूरी था। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। और आप लोग वो घंटी वाला आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई नई अपडेट आए तो वो आप लोगों तक फटाफट पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।